So नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब है कि स्टैट्स में जब हम कोई भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट हो। जैसे हम साइंस में करते हैं, कोई इक्वेशन होती है, या मैथ्स में करते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट निकालने का एफर्ट होता है, मतलब एक्यूरेट मतलब 100% करेक्ट। तो स्टैट्स में ऐसा कुछ नहीं है। वेन एवर वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स तो एक रीजनेबल एक्सटेंट तक हम अपना अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं। जैसे 100% करेक्ट रिजल्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, जैसे 99.9% हो तो वो उससे भी काम चल जाता है, 99% हो उससे भी काम चल जाता है। जैसे हम आपने मैनी टाइम्स यू वुड हैव सीन, कई बार हम आंसर्स कोई निकालते हैं स्टैट्स में, तो जैसे हम ये लिखना हो, मान लो हाइट ऑफ ए पर्सन, तो अब वो हाइट है मान लीजिए 5 फीट 11 इंचेस, है ना, तो हम उसको वो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 फीट, अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट। तो अब वो जो 1 इंच का डिफरेंस था, हमने उसके लिए वर्ड यूज कर लिया अप्रॉक्सीमेटली, मतलब हम नियर अबाउट ऐसे बोल सकते हैं, नियर अबाउट बात को भी कह सकते हैं। 100% करेक्ट आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, मतलब भाई ठीक ठाक हो। अब किसी पर्सन की हाइट 5 फीट 11 इंचेस है, तो हम उसको ये तो कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट, ये नहीं कह सकते कि अगले की हाइट 4 फीट है, 2 फुट का डिफरेंस नहीं ला सकते। थोड़ा बहुत है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी मैनेज्ड, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम उसमें क्रिएट नहीं कर सकते या नहीं लिख सकते। तो इसका यही मतलब है कि रीजनेबल एक लेवल तक भी, ठीक ठाक लेवल तक थोड़ा बहुत चेंज भी हो वो चल जाता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं लेना होता है इन स्टैटिस्टिक्स। देन नेक्स्ट है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर का मीनिंग होता है कंपैरिजन। यहाँ पर आप ऊपर लिख लो कंपैरिजन। ठीक है, जब भी हम ये बोलते हैं प्लेस्ड इन रिलेशन, इन रिलेशन का मतलब होता है व्हेन एवर वी हैव टू कंपेयर टू थिंग्स। ठीक है, जब भी दो चीज़ों को, दो बातों को कंपेयर करना होता है तो वर्ड यूज़ किया जाता है इन रिलेशन टू दिस और दैट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप वीडियो ऑन कर लो तो आई कैन सी यू एंड आई कैन आस्क द क्वेश्चन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं क्या कहूँ कि नो बडी इज़ कीपिंग वीडियो ऑन, पूछना भी होता है तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। Just a second, let me find out those students whose video is on, because we need someone to be addressed. किसी को देख के थोड़ा बोले तो ही समझ में आता है ना, मज़ा आता है। अच्छा चलो, हाँ, अगर हमने कंपेयर करना हो, अंशुल सेठी ने मान लीजिए इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ, उसमें इसके आगे 90% मार्क्स। अंशुल सेठी हैप्पी, बिना पढ़े 90% मार्क्स आ गए हैं। अच्छा ठीक है, तो अंशुल सेठी हैज़ गॉट, एक इमेजिनरी पेपर हुआ उसमें अंशुल सेठी हैज़ गॉट 90% मार्क्स। अच्छा, उसके बाद यादवी ने आज कोई मूवी देखी और उसके ऊपर शी स्पेंट मान लीजिए 500 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद नंदिनी वर्मा है, इसने आज आइसक्रीम के 4 कप खा लिए, बहुत मज़ा आया इसको। उसके बाद नंदिनी है, नंदिनी ने इंग्लिश का टेस्ट दिया, उसके उसमें इसके बढ़िया मार्क्स आ गए, 95% आ गए। अच्छा, अब आप ध्यान से सोचो, मैंने 4 बच्चों को लेके 4 बातें कह दी। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कंपैरिजन? एक बच्चे के लिए मैंने कहा इकोनॉमिक्स के मार्क्स, एक के कह दिए इंग्लिश के मार्क्स, एक का कह दिया कि उसने मूवी देखने पे पैसे खर्च किए, एक के बारे में कह दिया उसने आइसक्रीम खा ली, बहुत अच्छा लगा। चारों चीज़ें आपस में अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। इवन जो मार्क्स वाले हैं वो भी सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो मतलब ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, है ना, अलग अलग बातों के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो इन दैट केस कंपैरिजन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। किसका कंपैरिजन करें? आइसक्रीम का आइसक्रीम के साथ कंपैरिजन हो सकता है, भाई यादवी ने 5 कप आइसक्रीम खाई, नंदिनी ने 4 कप खाई, तब तो कंपैरिजन हो सकता है। अंशुल सेठी के इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स आए, नंदिनी के 95 आए, तब तो कंपैरिजन हो सकता है। भाई कहने का मतलब एक जैसा बेसिस हो, ओनली देन कंपैरिजन पॉसिबल है ना। एक जैसी बात के लिए कंपैरिजन हो सकता है, अलग अलग चीज़ों के लिए कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे हम कहें हमने 5 लीटर मिल्क परचेज किया, 15 किलो सब्जी ले ली। अब मिल्क और सब्जी को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज एक की मेजरमेंट किलोग्राम में हो रही है, एक चीज़ की मेजरमेंट लीटर में हो रही है। दोनों की तुलना नहीं हो सकती, बोथ कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ठीक है, हाइट को वेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मार्क्स को वेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब दो अलग अलग चीज़ों को हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो स्टैटिस्टिक्स में भी यही बात है कि ओनली दोज थिंग्स आर स्टडीड, उन चीज़ों की ही कंपैरिजन किया जाता है, रिलेशन की स्टडी की जाती है विच आर ऑफ द सेम टाइप।
अब वो सेम टाइप हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ चिल्ड्रन, वेट ऑफ चिल्ड्रन, या मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, या पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, या एक्सपोर्ट इन रुपीस कितना एक्सपोर्ट हुआ, उसकी उसके बारे में कंपेयर हो सकता है, दो कंट्रीज का कितना कितना एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट की कंपैरिजन हो सकती है, मतलब अलग अलग चीज़ों की हो सकती है, बट वो चीज़ें आपस में उनका सेम बेसिस होना चाहिए, उनका सेम ग्राउंड होना चाहिए, ओनली देन दे कैन बी कंपेयर्ड। तो ये इसका फीचर है स्टैट का कि एक जैसे बेसिस वाली, एक जैसे ग्राउंड वाली चीज़ों को वी कैन कंपेयर, और जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दे कैन नॉट बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। और जो सेम बेसिस के ऊपर जिनका कंपैरिजन करना होता है उनको लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दे कैन बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब उनकी तुलना हो सकती है, अलग अलग चीज़ों की नहीं हो सकती। ठीक है, आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आप पढ़ लेना, बड़ी वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, मतलब एक की एज बताई हुई है, एक का वेट बताया हुआ है, एक की हाइट बताई है, मीन्स नो कंपैरिजन। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है प्री डिटरमिन्ड पर्पस। प्री डिटरमिन्ड पर्पस का मतलब होता है कि जब भी हम स्टैट्स में किसी बात की स्टडी करते हैं, कोई एनी इन्वेस्टिगेशन इज टू बी मेड, तो बिफोर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू कीप सम टारगेट इन अवर माइंड, वी हैव टू कीप सम एम इन फ्रंट ऑफ अस। कोई चीज़ का कुछ मोटिव लेके होता है ना, मोटिव रखना, गोल रखना अपने सामने। आप रोज़ कहते हो कि मान लो मैं रोज़ आधा घंटा डेली आई पे अटेंशन टू इकोनॉमिक्स, तो आपके सामने आप मोटिव रख के चलते हो कि ठीक है जी, आई हैव टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, इस करके मैं रोज़ हार्डवर्क करता हूँ, पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, है ना। तो आपके सामने एक गोल है। ऐसे ही कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आई बीइंग योर क्लास टीचर, आई हैव टू कंप्लीट योर पर्सनल डाटा, मैंने अपने रजिस्टर में आई हैव टू कंप्लीट, तो फिर मैं उससे रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन लेती हूँ कि हाँ जी बेटे बताओ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, या आपका कोई और फ़ोन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, आपसे रिलेटेड जो भी वट एवर इन्फॉर्मेशन। वाई आई एम कलेक्टिंग दैट, बिकॉज आई हैव ए प्री डिटर्मिंड पर्पज। कौन सा, कि आई हैव टू कंप्लीट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन द स्कूल रिकॉर्ड, मैंने उसको पूरा करना है, इस करके मैं आपसे इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। मतलब ये कि विदाउट कीपिंग एनी this target, without keeping any aim in mind, no investigation can be made. अब मैं बिना सोचे विचारे आपको कुछ भी कह दूं, कोई भी बात कह दूं, हाँ जी बेटे आज कौन सी फिल्म देख के आए, अब इस बात का कोई मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता। फिर मैं कहूँ हाँ जी बेटे इस क्लास को लगाने के बाद आपने फ़ोन पे कितनी देर अपने दोस्तों से बात की, कोई मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता, है ना। बिना सोचे विचारे, बिना एम रखे, बिना कोई टारगेट रखे अपने माइंड में हम कोई काम नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस डेफिनेशन। ठीक है, भी कोई ना कोई टारगेट इज टू बी केप्ट इन माइंड, फिर उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन वी हैव टू कलेक्ट, ये मतलब है। नेक्स्ट है इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। ये वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब होता है कि स्टैट्स में एज पर द सिचुएशन बोथ थिंग्स कैन बी डन, वी कैन इन्यूमरेट द डाटा एज वेल एज वी कैन एस्टिमेट। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। इन्यूमरेट होता है एग्जैक्ट काउंटिंग करना, एग्जैक्ट गिनना। जैसे मैं गिन लूँ कि अभी हमारी क्लास में, इन आर क्लास देयर आर 80 स्टूडेंट्स, तो 80 को काउंट कर सकते हैं, सबका मैंने नंबर लिख लिया 1 2 3 करके, सबके नाम लिख लिए, तो 80 बच्चों को नंबर को काउंट एग्जैक्टली किया जा सकता है। दैट मीन्स आई एम इन्यूमरेटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मैंने गिन लिए, मैंने काउंट कर लिए। इन्यूमरेशन मीन्स काउंट करना, एग्जैक्ट काउंटिंग। ठीक, अच्छा ऑन दी अदर साइड मान लीजिए कोई बहुत बड़ा स्टेडियम है या बहुत बड़ा कोई ग्राउंड है, वहाँ पे कोई फिल्म स्टार ने आना है, जो भी आपको बढ़िया लगता है, कोई जिसको पॉलिटिकल लीडर बढ़िया लगता है वो उसका सोच ले, प्राइम मिनिस्टर ने आना है या चीफ मिनिस्टर ने आना है या कोई और बड़ा बढ़िया सा लीडर है उसने आना है, या कोई मूवी, कोई जैसे वो शाहरुख खान है, या आपको जो भी हीरो हीरोइन बढ़िया लगते हैं ना, किसी ने आना है, तो वहाँ पे कोई सिंगर है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं उस स्टेडियम में उनको देखने के लिए, उनका गाना सुनने के लिए, या फॉर लिसनिंग टू देयर स्पीच, बहुत सारे लोग जाते हैं। अब वो स्टेडियम में मान लो 2 लाख लोग आ गए, है ना। अब 2 लाख लोगों की काउंटिंग तो नहीं हो सकती, गेट के ऊपर गिन गिन के उनको भेजे, गिनना ही नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं, कई बार वैसे ही देख के कह देते हैं भाई जी हाँ जी, इस स्टेडियम की कैपेसिटी, यहाँ लोग जो खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं, भाई ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, है ना। तो हम एक राउंड फिगर में कह दिया भी हाँ जी इतनी भीड़ थी, ऐसे लगता था कि नियर अबाउट 2 lakhs ऑफ पीपल वर सिटिंग देयर टू लिसन टू दैट लीडर या कोई सिंगर जो भी था, उसको सुनने के लिए इतने लोग आए। अब 2 लाख की सच में गिनती नहीं की है, काउंटिंग नहीं की है, बट एक अंदाजा लगा लिया। तो जब हम अंदाजा लगाते हैं, फॉर दैट वर्ड इज यूज्ड एस्टिमेशन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि जब हम अंदाजा, भीड़ को देख के अंदाजा लगा लेते हैं इतनी को होगी, गिना नहीं, एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं की, तो जब हम अंदाजा लगाते हैं दैट मीन्स
एस्टिमेट कर रहे हैं, और जब थोड़े लोग हों, थोड़ी चीज़ें हों, कम हो, क्वांटिटी कम हो, नंबर कम हो, तो उसको हम गिन सकते हैं। 80 बच्चों को गिन सकते हैं, 50 बच्चों को गिन सकते हैं, 40 को गिन सकते हैं, 100 को भी चलो गिन सकते हैं, बट लाखों लाख में भीड़ को, जैसे क्राउड होती है, उसको गिन नहीं सकते, है ना। तो यही यहाँ पर मीनिंग है कि जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें एज पर द सिचुएशन समटाइम्स वी आर इन ए पोजिशन टू काउंट द नंबर, गिन भी सकते हैं, समटाइम्स सिचुएशन इज लाइक दैट कि वी कैन नॉट काउंट एग्जैक्टली, इन दैट केस वी कैन जस्ट एस्टिमेट, अंदाजा भी लगा सकते हैं। दोनों तरह से काम चल जाता है स्टैटिस्टिक्स में। ये प्लूरल सेंस में इसका फीचर है ये स्टैट का। नेक्स्ट है कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब होता है कि किसी भी बात को एक स्टेप वाइज फॉर्म में, एक प्लान्ड वे में किसी काम को करना, सिस्टमेटाइज तरीके से काम करना। जैसे अभी आपकी क्लास लग रही है, तो आप मान लो आप खाली हाथ बैठे हो, है ना, बस अभी सो के ही उठे थे, तो उठते ही फ़ोन या लैपटॉप खोल लिया, बैठ गए, ना आपके पास पेन, ना आपके पास कोई कॉपी, ना बुक, अभी ब्रश भी नहीं किया, उठे भी नहीं, वैसे बैठ गए। इसका मतलब वो सिस्टमेटिक तरीका तो नहीं हुआ। बट ऑन दी अदर साइड, इफ़ यू गेट अप अर्ली वेल इन टाइम, आप अपना मॉर्निंग रूटीन एक्टिविटीज़ आप करते हो, थोड़ा बहुत कुछ खा पी के, दूध वगैरह पी के, चाहे जो भी आप कंज्यूम करते हो, आप खा पी के आपने अपनी बुक्स रखी, अपना सामान रखा अपने पास में, जो सब्जेक्ट का पीरियड है वो लिंक देख के उससे रिलेटेड बुक खोली, आपने काम किया, सुना, दैट मीन्स नाउ यू आर वर्किंग इन ए सिस्टमेटाइज्ड मैनर, है ना, एक तरीके से आप चल रहे हो, एक ऑर्डर में आप चल रहे हो। तो ऐसे ही स्टैट्स में जो भी कोई भी स्टडी की जाती है, वो एक सिस्टमेटिक वे से की जाती है, एक सम ऑर्डर भी सोचा जाता है पहले क्या करना है, किस तरीके से करना है, विच मेथड्स आर टू बी अप्लाइड, हाउ टू कंडक्ट द वर्क, कैसे करना है, कब करना है, मतलब ईच एंड एवरी थिंग इज प्री डिसाइडेड, एंड उसके बारे में वेल थॉट अपॉन एक प्लान को फॉलो किया जाता है। वो भी हम आगे करेंगे अगले चैप्टर्स में कैसे करते हैं उसको। तो ये इसमें किया जाता है, मतलब ई मीन्स हैपहैजर्डली कोई काम नहीं किया जा सकता। हैपहैजर्डली मतलब कोई उठ के कुछ भी बिना सोचे विचारे कुछ कर लो, ऐसा नहीं। पहले प्रॉपरली वी हैव टू थिंक, वी हैव टू मेक ए प्लान, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स को सोचते हैं कि पहले मैंने ये करना है, देन आई विल डू दिस और दैट, सारी बातों को सोचते हैं। तो सिस्टमेटिक तरीके से एक ऑर्डरली फॉर्म में एक काम को, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को, दैट इज डन। सो दीज आर द वेरियस दीज फीचर्स ऑफ प्लूरल सेंस डेफिनेशन। ठीक है, हियर यू कैन गेट ए क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, 4 में, 6 में, राइट सम फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट्स इन प्लूरल सेंस। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उतने पॉइंट्स आपने यू हैव टू एक्सप्लेन, हेडिंग देके थोड़ी थोड़ी 2 2 3 3 लाइन्स में एक्सप्लेनेशन देनी है। नो नीड टू राइट द एग्जाम्पल्स, यहाँ बुक में वेरी लॉन्ग पॉइंट्स आर गिवन ना, ये सारे बहुत लेंदी पॉइंट्स हैं, आपने इतना लंबा नहीं लिखना है, ये सारे आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दे के बनाया हुआ, यू हैव टू लर्न ओनली मेन लाइन्स। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज विच इज रिलेटेड टू दिस, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये वाला पेज निकालिए, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस होते हैं ड्रॉबैक्स या कमियां, शॉर्ट कमिंग्स, यू कैन राइट हियर लिमिटेशंस, और द सेम थिंग इज कॉल्ड ड्रॉबैक्स और शॉर्ट कमिंग्स। मतलब स्टैट में क्या नहीं किया जाता है, ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता स्टैट में, या क्या नहीं किया जाता। जैसे जैसे आप सारे बच्चे, यू कैन ड्राइव एक्टिवा, बाइक, मान लीजिए आपको चलानी आती है, साइकिल आता है, कार भी आती है, आप उनको रोड के ऊपर जो भी चलाया जा सकता है व्हीकल, आप मान लो आप जानते हो, यू कैन ड्राइव। अच्छा, अब आपको कोई कहे कि आप प्लेन को उड़ा सकते हो, हाँ जी, बता सकते हैं, उड़ा सकते हैं हम लोग? नहीं उड़ा सकते, हम में से कोई भी नहीं उड़ा सकता, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं, हम लोग ट्रेंड पायलट नहीं हैं, वी हैव नॉट गॉट एनी ट्रेनिंग, हम प्लेन नहीं उड़ा सकते। फिर यहाँ कोई हमें कहे शिप चला सकते हो ओशन में, तो हम कहेंगे भी हम शिप नहीं चला सकते, हमें नहीं पता, वो समुंदर के पानी में देख के डर लगता है, हमें नहीं पता कैसे चलाते हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक, इसका मतलब क्या है कि हमारी ये लिमिटेशन है, दिस इज अवर लिमिटेशन दैट वी कैन नॉट ड्राइव ए शिप इन द ओशन, दिस इज अवर लिमिटेशन दैट वी कैन नॉट फ्लाई ए प्लेन इन द स्काई। हमारी कमी है ये, कमी इन द सेंस कोई नेगेटिव बात नहीं, कमी का मतलब हम नहीं कर सकते, हमें नहीं आता है ये काम। ठीक, तो ऐसे ही स्टैट्स की लिमिटेशन का मतलब है कि स्टैट में किन कामों को नहीं किया जा सकता, उनके बारे में वी हैव टू स्टडी। नाउ अब वेरी इंटरेस्टिंग वे, जिसको ना भी याद हो ना, उसके लिए भी एक बहुत इजी वे है याद करने का। अब वो क्या है, आपने अगर किया हो ये जो अभी हमने किया है, दिस फीचर्स वाले पॉइंट, इफ यू हैव लर्नड, अब नाउ उन्हीं पॉइंट्स को रिवर्स कर देना है, ऑपोजिट ऑफ द सेम पॉइंट्स,
उन्हीं की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं कि क्या लिमिटेशंस है इसकी। जैसे फर्स्ट इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, ठीक है। जैसे उसमें हमने किया था, ये फीचर्स में किया था कि इट ओनली न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड फीचर्स या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड बातों को ही हम यूज़ कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी के तौर पे हम लेते हैं कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को ही इंक्लूड किया जाता है स्टैट्स में। अब उसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, मतलब नेगेटिव सेंस में उस बात को ले लेना है कि स्टैट्स स्टडीज ओनली दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, and all those things which cannot be expressed in numbers, they don't get any place in the statistics. जैसे ऑनेस्टी है, या फ्रेंडशिप है, या गुड बिहेवियर है, सिंसियर एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन है, अब इन चीज़ों को लिख के नहीं बता सकते, नंबर नहीं कर सकते, इस करके इनकी अहमियत नहीं है, दे डोंट हैव एनी इंपॉर्टेंस और स्टडी इन स्टैटिस्टिक। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई, मतलब रिवर्स वे में, अब थोड़े नेगेटिव सेंस में से लिख देना आपने। फिर नंबर 2 है, बस थोड़ा थोड़ा लिखना है, मोर डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। तो जैसे फीचर में हमने किया था, प्लस पॉजिटिविटी के साथ बात की थी कि ये एग्रीगेट्स को स्टडी करती है, अब उसका उल्टा कर देना है कि भी जो स्टैट्स है इसमें टोटल्स को तो इम्पोर्टेंस इज गिवन, एग्रीगेट्स को तो इम्पोर्टेंस दी जाती है, बट जो इंडिविजुअल फैक्ट है उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। जैसे मैं कहूँ कि क्लास के एवरेज मार्क्स, टेस्ट हुआ इकोनॉमिक्स का, उसमें आपकी क्लास के मान लो 20 मार्क्स का टेस्ट था, तो एवरेज मार्क्स आ गए मान लीजिए 70, एवरेज मार्क्स आ गए, ठीक। अच्छा, अब 70 को तो इम्पोर्टेंस दी जाएगी कि भी क्योंकि एवरेज निकालनी है तो सब बच्चों को इन्वॉल्व किया है, बट अगर मैं कहूँ कि सिर्फ किसी एक बच्चे के, मान लो आयुष चावला के नंबर आ गए 20 में से 9 मान लीजिए, तो अब सिर्फ 9 की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्यों 9 की इम्पोर्टेंस नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स हैं। तो इंडिविजुअल फैक्ट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, सिर्फ एग्रीगेट वाले फैक्ट्स को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये मीनिंग है, इस सेंस में वी हैव टू राइट, ठीक है। उसके बाद है हमारा होमोजीनिटी ऑफ डाटा एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजीनिटी ऑफ डाटा का मतलब होता है सिमिलर होना, एक जैसा होना। जैसे आपकी क्लास में अभी क्या होमोजीनियस फैक्टर है आपकी क्लास में, आप सभी बच्चे जो क्लास अटेंड कर रहे हो, देयर इज वन होमोजीनियस फैक्टर कि ऑल आर स्टडिंग कॉमर्स सब्जेक्ट्स, एंड प्रेजेंटली इस समय के ऊपर यू ऑल आर स्टडिंग इकोनॉमिक सब्जेक्ट। ये सभी का कॉमन फैक्टर हो गया। होमोजीनियस मतलब कॉमन, सिमिलर, बिल्कुल एक जैसा होना। तो जो ऐसे स्टैट्स है इसमें उन्हीं बातों की स्टडी की जाती है, उन्हीं बातों को कंपेयर किया जा सकता है जिसमें होमोजीनिटी हो। जैसे मार्क्स को मार्क्स के साथ, हाइट को हाइट के साथ, वेट को वेट के साथ, ऐसे किसी भी चीज़ को एक जैसी चीज़ के साथ ही कंपेयर किया जा सकता है। जो कोई दूसरी चीज़ें हैं, कोई अलग नेचर वाली चीज़ें हैं, जैसे फूड ग्रेन को मार्क्स के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, मार्क्स को इनकम ऑफ ए पर्सन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, पॉकेट मनी ऑफ स्टूडेंट्स को उनकी हाइट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो दोनों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो होमोजीनिटी जिन बातों में नहीं होती है, यहाँ पर इस वेव से हमने लिखना है कि भाई दोज थिंग्स विच डोंट हैव एनी होमोजीनिटी, होमोजीनिटी मतलब होमोजीनस नेचर नहीं है, जिनकी डिससिमिलर फैक्ट्स हैं, दे कैन नॉट बी, दे आर नॉट स्टडीड इन स्टैटिस्टिक्स, उनके बारे में स्टडी नहीं किया जाता है। एक जैसी बातों को लिया जाता है और उसके बाद उनका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब जो भी हम रिजल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन विदड्रॉ करते हैं, वो एग्जैक्टली सेम हो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो सिर्फ ऑन एन एवरेज बेसिस वो ठीक हो सकते हैं। जैसे जैसे अभी मैंने कहा कि मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ तो एवरेज मार्क्स आ गए 20 मार्क्स में से, एवरेज मार्क्स मान लीजिए आ जाते हैं 11, मान लो कुछ भी नंबर सोच लो एनी, मान लो एवरेज मार्क्स आ गए 11। अब वो 11 जो है दैट डज नॉट मीन कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैव गॉट 11 मार्क्स, क्वाइट पॉसिबल कोई बच्चों के मार्क्स 7 भी हो सकते हैं, किसी के मार्क्स 4 भी हो सकते हैं, किसी का 0 भी हो सकता है, किसी के 20 में से 20 भी हो सकते हैं, 19 18 कोई भी हो सकते हैं, बट हमने निकाली एवरेज, ठीक। तो इसका मतलब है कि जो भी हम रिजल्ट की स्टडी करते हैं, जो स्टैट्स में ज़्यादातर एवरेजेस की स्टडी की जाती है, तो वो सबके लिए इक्वली लागू नहीं होती है, सबके ऊपर इक्वल वे से इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम कहें, यहाँ इनकम का एग्जांपल दिया है, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम है मान लो 20,000 रुपीज़, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में सारे लोगों की इनकम 20,000 है,
बहुत सारे लोग हैं जिनकी 20,000 से ज़्यादा होगी, बहुत सारे लोग हैं जिनकी 20,000 से लेस भी होगी। तो ये तो सिर्फ हमने क्या निकाला, एक एवरेज फिगर निकाल ली, ठीक है। तो ऐसे ही स्टैट्स में ये इसका मतलब इसकी वीकनेस है, इसकी कमी है या इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें एवरेज जो रिजल्ट होते हैं बस उसी के बारे में, उन रिजल्ट्स की ही बात की जाती है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी आइटम दैट इज नॉट स्टडीड, वो यही वाली बात आ गई कि ये एग्रीगेट्स को ही लेते हैं, ये वाली बात को ही दूसरे तरीके से लिखा है। देन नेक्स्ट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। मतलब अगर हमें किसी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, कोई रेफरेंस नहीं पता है, तो हमें पता नहीं चल सकता कि वो रिजल्ट किस बात से रिलेटेड है। जैसे मैं बार बार वही एग्जांपल ले रही हूँ, मार्क्स का 11 मार्क्स आए, तो मुझे साथ में कहना चाहिए कि 11 मार्क्स आर द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास इन इकोनॉमिक्स पेपर या टेस्ट। मुझे ये पूरी बात कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, फिर मैं कहूँ कि 11 आर द एवरेज मार्क्स, तब तो अगले को समझ आएगी। अगर मैं सिर्फ बस ये कह दूँ 11 नंबर लिख के रख दूँ, पेपर के ऊपर 11 लिख दिया, अब किसी को हाउ हाउ विल ए पर्सन नो कि ये 11 क्या है, ये मार्क्स लिखे हैं मैंने, या मैंने किसी बच्चे का कोई पॉकेट मनी लिखा है, 11 रुपीज़ भी हो सकते हैं, किसी की 11 रुपीज़ इनकम भी हो सकती है, किसी की 11 केजी किसी के पास वीट हो सकता है, राइस हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, किसी को क्या पता चलेगा। 11 शब्द लिखने से मतलब नहीं बनेगा, उसके बारे में पहले बताना पड़ेगा कि 11 नंबर किस रेफरेंस में लिखा है, किस बात से रिलेटेड है। तो आई नीड टू से कि भी 11 आर द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक टेस्ट कंडक्टेड इन 11th कॉमर्स क्लास। आगे मैं बता दूँ इस दिन को कंडक्ट किया, ठीक। तो मतलब रेफरेंस बतानी पड़ती है, तभी हमें रिजल्ट्स के बारे में पता चलेगा, अदरवाइज उस रिजल्ट का कोई बंदा कोई भी मतलब निकाल सकता है। दे कैन प्रूव टू बी रॉन्ग, उसका कोई भी मीनिंग निकाला जा सकता है, तो पता नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा ये कैन बी, ये सारा इतना बेटे एग्जाम्पल आपने देना नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, मैं फिर से कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स, एंड ये भी इकट्ठा बता देती हूँ। प्रोन टू मिस यूज, मतलब दोनों पॉइंट्स का मीनिंग ये है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट पीपल, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एक्सपर्ट पीपल, उसको कोई ऐसे अनजान पर्सन, कोई इलिटरेट पर्सन या द पर्सन हु डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, उसके टूल्स के बारे में, उसका जो भी हम आगे मेथड्स करते हैं, एनी पर्सन हु डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स ही कैन नॉट एक्सप्लेन इन द करेक्ट मैनर, उसको नहीं बता सकता वो। जैसे जैसे कोई डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कोई सर्जरी करनी है हार्ट की या आइज़ की, जो भी हो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब आपको या मुझे कोई कह दे कि बताओ ये क्या है, अब हमें नहीं पता, उसके एग्जैक्ट साइंटिफिक नाम नहीं हमें पता है, वो कहाँ पर ऑपरेशन करते हुए कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब कैसे यूज़ किया जाता है, वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट एक्सप्लेन। वो तो कोई एक्सपर्ट डॉक्टर होगा वही बता सकता है ना, जिसने उसके बारे में स्टडी की है। तो सेम वे ऐसे ही जो स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, डेफिनिशंस हैं, जो भी वेज हैं, उनके बारे में ओनली दोज पीपल कैन एक्सप्लेन हु नो अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ाई की है या करते हैं वही बता सकते हैं, दूसरे अनजान लोग नहीं बता सकते, ठीक। ऐसे ही फिर दूसरा है कि प्रोन टू मिस यूज़ का मतलब है कि दिस कैन बी मिस यूज्ड, मीन्स हम क्योंकि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब जैसे हम कहें वी कैन से लेट अस टेक एग्जांपल, मान लो कोई, हाँ, मार्क्स आपके टेस्ट हुए, 3-4 टेस्ट हुए, फर्स्ट टेस्ट में किसी बच्चे के मार्क्स आए 5 आउट ऑफ 10, फिर सेकंड टेस्ट हुआ मार्क्स आ गए 7, अगला टेस्ट हुआ 8 आ गए मार्क्स, अगला टेस्ट हुआ 10 में से 10 आ गए। अब आप सोच के बताइए दैट चाइल्ड इज़ इम्प्रूविंग, हर बार उसके नंबर बढ़ रहे हैं, वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, वो बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, तभी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। इस बात को हटा देना कि चीटिंग करके किए, चीटिंग करके नहीं, हार्ड वर्क करके उसने बढ़िया परफॉर्म किया, ही इज़ गेटिंग मोर मार्क्स, ठीक। अच्छा, ऑन दी अदर साइड अब इसकी एवरेज निकाल लें, 5, 7, 8, 10, ठीक, को जो भी एवरेज आती है, मान लो 7 एवरेज आ गई तो हमने 7 लिख दिया। दूसरी तरफ कोई बच्चा है, उसके पहली बार मार्क्स आए पहले टेस्ट में 10, दूसरा टेस्ट हुआ ही गॉट 8 मार्क्स, तीसरी बार टेस्ट हुआ उसके नंबर आ गए 7, फोर्थ टाइम टेस्ट हुआ ही हैज़ गॉट 5 मार्क्स। अब वो बेचारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, उसके नंबर हर बार कम हो रहे हैं, उल्टा हो गया। जो सीक्वेंस मैंने पहले बोला था कि बढ़ रहे हैं, उसी सीक्वेंस में मैंने बोल दिया अब किसी बच्चे के नंबर कम हो रहे हैं। अब इसकी भी एवरेज निकालें तो एवरेज फिर सेम ही आएगी,
सेम ही नंबर है तो एवरेज सेम ही आएगी। अब वो जो मान लो 7 एवरेज आ गई, मान लीजिए, एग्जैक्ट तो कुछ भी हो सकता है, मैं आई एम सेइंग कि सपोज 7 एवरेज आ गई। अब जो 7 है, अब किस, ये तो मतलब जिसने चेक किए, मैंने मान लो एवरेज निकाली, तो मैं तो बता सकती हूँ कि ये बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, दिस स्टूडेंट इज डिटीरियोरेटिंग, ये बेचारा नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो क्योंकि मैंने निकाली है एवरेज, तो मुझे तो पता है इंडिविजुअली। बट इफ आई से सिंपली 7 एवरेज आ गई, तो बाकी के बच्चों को क्या पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किस बच्चे की बात कर रही हूँ, किसके बारे में कह रही हूँ, किसने इम्प्रूव किया, किसने डिप्लोरेबल सिचुएशन हो रही है, कौन सा बच्चा नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कम नंबर आ रहे हैं, उसकी सिचुएशन खराब हो रही है, किसी को नहीं पता चलेगा। मतलब मैं मिस यूज कर रही हूँ। अगर आई मिस इंटरप्रेट द रिजल्ट, कल हमने किया था ना इंटरप्रिटेशन, तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कैसे किसी बात को एक्सप्लेन करता है। किसी बात को हम बढ़िया तरीके से पॉजिटिविटी के साथ भी कह सकते हैं, किसी बात को जब किसी को नीचे दिखाना हो, हम उसके बारे में नेगेटिव सेंस में भी बोल सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हाउ ही एक्सप्रेसेस द डाटा। तो मिस यूज भी पॉसिबल हो सकती है, अगर कोई किसी बात को गलत तरीके से प्रेजेंट करना चाहे तो वो भी स्टैट्स में हो जाता है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्रिटेशन। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, जो जैसे एक्सप्लेन करेगा उस बात का वही मतलब निकल जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे 7 पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू लिमिटेशन। अब आपको 7 के 7 पेपर में नहीं आएंगे, एट द मोस्ट आपका जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का होता है। आपके क्वेश्चंस होते हैं जो 11th-12th क्लास में 1, 3, 4 एंड 6 मार्क्स के, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मार्क्स का आ सकता है। तो यू कैन गिव एनी 6 पॉइंट्स ऑफ योर चॉइस। ठीक है, जो बढ़िया लगे आपको, ठीक लगे, वो आप कर सकते हो। छोटे छोटे करने हैं, नो नीड टू लर्न होल एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम्पल्स आर नॉट टू बी रिटन, वो सिर्फ अपने समझने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लेट मी, अभी टाइम इज लेस, तो मैं लेट मी टेल, अभी टुडे इन द मॉर्निंग आई सेंट वन पीडीएफ इन योर क्लास, उसमें 2 टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड। एक किया है हमने कवर इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैट्स, और एक किया है दिस फंक्शंस ऑफ स्टैट्स। तो हम ये फिर कर लेते हैं। फंक्शंस वाला छोटा सा है, मैं वो बता दे, छोटा सा भी नहीं, पूरा नहीं होना, 2 मिनट ही है। चलो कोई नहीं, वी विल डू इट टुमारो। ठीक है, तो कल हमारा ये लेसन फिनिश हो जाएगा, थोड़ा बहुत और है छुटपुट इधर उधर ज़रा ज़रा सा, तो टुमारो वी विल बी एबल टू फिनिश। अगर हमारा वेल इन टाइम फिनिश हो गया, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन। ठीक है जी, ओके। एंड आई थिंक यू हैव रेड द मैसेज, अप टू 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ एक्स्ट्रा क्लासेज आर देयर एज यूजुअल, जैसे हमारी क्लास लगती है ऐसे 10th जून तक है। तो वी विल बी एबल टू फिनिश द सिलेबस ऑफ PT1। तो कल इसको लेसन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल। एशली बेटे एक बार ज़रा स्क्रीनशॉट बच्चे ले लीजिए। ओके मैम। थैंक यू बेटा।